Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 16 फरवरी 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है न्यूजीलैंड को, काफ़ी चर्चा में है साइक्लोन की वजह से, तो इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ना बहुत सिंपल सा है, हमने कई बार अपने वीडियोज़ में इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। क्वेश्चन बात करता है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज के बारे में। तो हैंड इन हैंड 2007 में जो एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी, तो इस ट्रेनिंग में एक तरफ तो इंडियन आर्मी ऑफिसर से, दूसरी तरफ कौन से देश के ऑफिसर से जिसके साथ में इस ट्रेनिंग को किया गया था। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रशिया या फिर ऑप्शन नंबर डी यूएसए। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार के बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे। तो हुआ यहाँ पर ये कि एक एयरक्राफ्ट जो है ना वो तैयार किया जा रहा है। तो ये वो एयरक्राफ्ट आप देख पाओगे। इस एयरक्राफ्ट को कौन तैयार कर रहा है, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस एयरक्राफ्ट का नाम है HLFT-42, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो एक डेवलपिंग एयरक्राफ्ट है। तो होता यहाँ पे यह है कि जब इन्होंने इस एयरक्राफ्ट का जो फ़ोटो है वो क्लिक करके दिखाया, तो वहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने लॉर्ड हनुमान जी का जो स्टिकर है वो यूज़ किया हुआ है। लॉर्ड हनुमान जी का स्टिकर लगाया हुआ है और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टॉर्म इज़ कमिंग। अब जैसे यहाँ पर यह पिक्चर सोशल मीडिया पर आता है, बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। अब इस पिक्चर को देख करना एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई। जो लोग हैं वो दो भाग में बट गए। कुछ लोग यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है ना। कुछ लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, इस चीज़ के अगेंस्ट में थे। तो कंट्रोवर्सीज बहुत बड़े लेवल पर हो गई हैं। इवन यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यहाँ पर यह है कि देखो ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये अभी एक डेवलपिंग एयरक्राफ्ट है और अगर यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लॉर्ड हनुमान का स्टिकर लगाते हैं तो आगे ये जो एयरक्राफ्ट है वो आने वाले समय में और भी बहुत सारे रिलीजन वाले जो लोग हैं है ना, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और भी बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, वो भी यहाँ पर इसको चलाने वाले हैं। तो ये सही नहीं रहेगा। इस प्रकार की कई सारे लोग यहाँ पर राय देखने को मिली हैं, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट से जो ध्यान है ना वो ज़्यादा भटक गया और एयरक्राफ्ट से ध्यान भटकने के बाद में इस स्टिकर की तरफ ज़्यादा लोग फोकस करने लगे। जिसके बेसिस पर जो HAL के डायरेक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि हमने ये सारी चीज़ों को देखकर स्टिकर को रिमूव कर दिया। तो दूसरे पिक्चर में आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से स्टिकर को हटा दिया गया है। HAL के डायरेक्टर का कहना यह है कि देखो हम तो यहाँ पर स्टिकर का यूज़ कर रहे थे, स्टिकर को लगाने का मतलब ये था कि हम दिखाना चाहते थे कि एयरक्राफ्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। बट कंट्रोवर्सीज इतना ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर ये स्टिकर को रिमूव करना पड़ा। आई होप आपको यहाँ पर ये जो इशू है समझ में आया। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल इस टॉपिक को लेकर आप देख पाओगे पिछले कुछ समय में लगातार पब्लिश हो रहे हैं। जैसे ये देख पा रहे होंगे, द हिंदू का आर्टिकल है HAL रिमूव्स हनुमान स्टिकर फ्रॉम एयरक्राफ्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। फ्रंट पेज पर हमारे पास में एक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आर्टिकल है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। हुआ यहाँ पर यह है,
चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए अभी हमारे कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है 7 आईटीबीपी बैटेलियंस को। बैटेलियंस एक प्रकार की जैसे यूनिट होती है ना, जैसे आपको पता होगा, अपने रेजिमेंट के बारे में सुना होगा, तो उसी प्रकार की सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी बैटेलियंस में, है ना, एक यूनिट कह सकते हो। तो 7 अलग अलग यहाँ पर आईटीबीपी के जो बैटेलियंस हैं उनको क्लियर कर दिया गया है। आईटीबीपी क्या है? यह है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इंडिया चाइना बॉर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं। चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए 7 अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो बनाने के लिए यहाँ पर जो क्लियरेंस है, वो जो अप्रूवल है, वो अभी रिसेंटली दिया गया है, ताकि हम बॉर्डर पर और ज़्यादा अच्छे से निगरानी रख सकें, बॉर्डर पर अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। इवन यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है जो पूरा हमारा LAC है, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो आप इस वाले पिक्चर में देख पाओगे। देखो यहाँ पर ये इंडिया का है मैप है, और इधर यहाँ पर आपको पीछे चाइना देखने को मिलेगा। वैसे तिब्बत वाला रीजन है जिसको यहाँ पर चाइना ने कब्जा रखा है। तो इंडिया और चाइना के बीच में जब हम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं ना, तो ये 3 बड़े बड़े एरियाज़ है जहाँ पर दोनों देशों के बीच में विवाद रहता है। जैसे 1570 किलोमीटर्स का यहाँ पर ये बॉर्डर है वेस्टर्न सेक्टर में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। इवन ये अक्साई चीन वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये अभी चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। वैसे ये हिस्सा है भारत का। इसी प्रकार से आप देख पाओगे सेंट्रल सेक्टर में भी कई सारी एरियाज़ में विवाद रहता है। देन अरुणाचल प्रदेश में, पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है कि ये हमारा हिस्सा है, चाइना इसको क्लेम करता है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट रहता है। इवन आपको पता होगा पिछले साल दिसंबर में यहाँ पर एक झड़प भी हुई थी, है ना। तवांग वाले रीजन में आप देख पाओगे काफ़ी कंट्रोवर्सीज रहती हैं इस बॉर्डर पर, काफ़ी डिस्प्यूट्स यहाँ पे रहते हैं दोनों देशों के बीच में। तो ये जो पूरा का पूरा LAC है, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहीं पर हम लोग और ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। चाइना के ऊपर निगरानी रखने के लिए अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है, और वो क्या काम किया जा रहा है आगे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले तो यहाँ पर बोला गया कि लगभग 9000 के आसपास जो पर्सनल हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा, उनको भर्ती किया जाएगा, ताकि अरुणाचल प्रदेश में उनको हम लोग तैनात कर सकें। दूसरा, 4800 करोड़ रुपीज़, ध्यान रखना 4800 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVP। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है ना, मैं आपको समझाऊंगा। जो हमारे बॉर्डर हैं, वहाँ पे बॉर्डर पर जो भी गांव हैं, उन गांव में हम लोग क्या कर सकें, टूरिज़्म को बूस्ट कर सकें, उन गांव के अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाया जा सके। तो वो काम किया जा रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर, ताकि उन गांव में, जो गांव आज के समय पर बहुत सारी चीज़ों के परे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं नहीं, उन सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाया जाए, ओवरऑल उन गांव का डेवलपमेंट किया जाए। तो ये काम करने वाले हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में। जो बॉर्डर के जस्ट पास में गाँव हैं उनकी बात करी जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो जो हमारी कैबिनेट कमेटी है उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर क्लियरेंस दे दिया है, और कि बिल्कुल यहाँ पे हम ये सारा काम करने वाले हैं, ताकि अपने बॉर्डर पर अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। दूसरा इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर 47 न्यू बॉर्डर आउटपोस्ट को बनाया जाएगा, 12 अलग अलग कैंप्स बनाए जाएंगे, और वो कैंप्स बनाए जाएंगे क्या, बनाए जा रहे हैं, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। इवन बोला जा रहा है कि हम 2025-26 तक जो बैटेलियन का एक हेडक्वार्टर है वो भी बनाने वाले हैं। एक जो सेक्टर हेडक्वार्टर है ना, वो भी यहाँ पर 2025-26 तक बन जाएगा। प्रॉपर हेडक्वार्टर होगा जो कि हर चीज़ की निगरानी रखेगा, हर चीज़ को मॉनिटर करेगा, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उन चीज़ों की पूर्ति करेगा। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया, इसी पर्टिकुलर जो स्टेप उठाया गया है, इसी स्टेप के अंदर में 1808 जो करोड़ रुपया है ना, वो यहाँ पर कुछ और हम लोग एक्सपेंडिचर खर्चने वाले हैं, और वो खर्चा अभी अप्रूवल मिल चुका है उसको, वो खर्चा अप्रूव कर दिया गया। वो खर्चा कहाँ पे किया जाएगा, कुछ अलग अलग रेसिडेंशियल और ऑफिशियल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी बॉर्डर वाले रीजन में, है ना। लैंड एक्विजिशन, आर्म्स, उसके बाद में मतलब कि कुछ ज़मीन यहाँ पर ली जाएंगी। देन यहाँ पे जो हथियार हैं वो वहाँ पर बनाए जाएंगे, हथियार डिप्लॉय किए जाएंगे, तो इसको लेकर भी अलग से खर्चा किया जाने वाला है। देन उसके बाद लगभग यहाँ पर 950 करोड़ से ऊपर का खर्चा होने वाला है सालाना के हिसाब से, जो हमारे पर्सनल जिनको हम रिक्रूट करेंगे, जो बॉर्डर पर तैनात रहेंगे, उनकी सैलरी और उनके राशन के ऊपर यहाँ पर ये पैसा दिया जाने वाला है। देन उसके बाद मेंशन किया गया जो ITBP की जो स्ट्रेंथ है, यानी जो हमारा पूरा का पूरा ये ITBP जो ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है ना, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी यहाँ पर 88,000 के आसपास यहाँ पर ये ऑफिसर्स हैं ITBP के अंदर में, तो अभी आने वाले समय पर ये 97,000 के आसपास हो जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय में लगातार जो मैंने अभी आपको बॉर्डर्स दिखाए ना, वहाँ पर विवाद रहा है चाइना के साथ में। इवन जो अक्साई चीन वाला रीजन है, वहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में साल 2020 से ही विवाद बना हुआ है, और अभी तक वो डिस्प्यूट्स एज इट इज़ जारी हैं, कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है। दैट इज़ वाई हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। इस वजह से हम ITBP की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करने वाले हैं। उसके साथ साथ हमारे कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी अप्रूव कर दिया है।
अब 2022-23 से लेकर 2025-26 तक यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इस प्रोग्राम में कितना रुपया दिया जा रहा है? लगभग 4800 करोड़, 4800 करोड़ रुपए खर्चा जाएगा, ताकि जो भी यहाँ पे बॉर्डर पर हमारे विलेजेस हैं, जो भी बॉर्डर पर गांव हैं, वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट किया जा सके, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दिया जा सके, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये पैसा खर्च रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल आर्टिकल समझ में आया। अभी यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव और है जो रेलिवेंट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा रेलिवेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसकी शुरुआत की गई थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की बजट की स्पीच के साथ में। 2022 की जो स्पीच थी उस दौरान यहाँ पे इस प्रोग्राम की स्टार्ट किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि विलेजेस के पास में, खासकर इंडिया का जो विलेजेस के पास में बोला हूँ, इंडिया का जो बॉर्डर है चाइना के साथ में, एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट्स आप देख पा रहे होंगे। ये सब हमारे अलग अलग, जैसे ऊपर चाइना है ना, तो चाइना के साथ में ये सारे राज्य क्या करते हैं, बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो इन राज्यों में बॉर्डर के पास में जस्ट जो गांव है वहीं पर डेवलपमेंट करने के बारे में चर्चा की गई है इस प्रोग्राम के अंदर में। अब डेवलपमेंट किस प्रकार का, क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं? हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर बनाने वाले हैं, कनेक्टिविटी को और बेहतर करने वाले हैं, दूरदर्शन और एजुकेशनल चैनल्स वहाँ पे पहुँचाए जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी वहाँ पे पहुँचाई जाएगी, उसके बाद में लोगों को और ज़्यादा मतलब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सारा काम हम इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में कर रहे हैं। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत कम है बॉर्डर के पास में। दूसरा, उनके पास में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर कनेक्टिविटी भी नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो वो सब कुछ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर में ही किया जाने वाला है। आई होप गाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से ये आर्टिकल समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। तो आपको पता होगा जब हम लोग बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की, एयरक्राफ्ट कैरियर की मतलब बहुत बड़ा सा जहाज़ जो कि अपने ऊपर बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को, विमान को रख कर चल सकता है, कैरी कर सकता है। इस प्रकार के भारत के पास में दो एयरक्राफ्ट्स हैं, दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। एक है आईएनएस विक्रांत और दूसरा है आईएनएस विक्रमादित्य। जब हम लोग बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की तो बोला यह जा रहा है इस वाले विक्रांत को हमने खुद से बनाया है। विक्रमादित्य में रशिया की हेल्प है, बट विक्रांत में हम लोगों ने खुद से सारा एफर्ट्स लगाया है और खुद से इस पर्टिकुलर कह सकते हो एयरक्राफ्ट कैरियर को हमने बनाया है। ठीक है, तो बोला यह जा रहा है कि इस साल 2023 के अंत तक ये पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, पूरी तरह से यहाँ पर हम इस एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज़ कर सकेंगे। तो आप कहोगे ये न्यूज़ तो कुछ दिन पहले आई गई थी, कुछ महीने पहले यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई थी कि इसको यहाँ पे कमीशन कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी इसके कुछ ट्रायल्स रह गए थे, क्योंकि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है तो इसके ऊपर अभी तक जो एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग है वो नहीं करवाई गई थी। तो अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पहली बार इसके ऊपर जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है, जो विमान होता है, उसकी लैंडिंग करवाई गई है इसके ऊपर में। तो अब उस चीज़ की जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि ये जो आईएनएस विक्रांत है ये पिछले साल सितंबर में ही हमारी नेवी में कमीशन कर दिया गया था, बट अभी छोटी छोटी और टेस्टिंग्स रह गई हैं, उनको भी पूरा किया जाएगा और साल के अंत तक ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, काम करने लगेगा, वो बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कुछ फीचर्स बताए गए हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सब मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ एक पिक्चर के माध्यम से, थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में। तो हमारे पास में अभी दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक है आईएनएस विक्रांत और अब यहाँ पर है आईएनएस विक्रमादित्य। तो दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। जो हम लोग बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की, तो यहाँ पर ये वाला पिक्चर जो आप देख सकते हो, इस पिक्चर में सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आईएनएस विक्रांत दे रखी है। जैसे कि हमने इसको बनाना स्टार्ट किया था बहुत साल पहले, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा सा विशाल सा साइज़ बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। लगभग आप समझ सकते हो कितना बड़ा है वो, इस हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा पाओगे। इस जहाज़ की जो लेंथ है वो पता है कितनी है? वो है लगभग 262.5 मीटर्स की। यानी जो फुटबॉल फील्ड होता है, अगर आप दो फुटबॉल फील्ड को मिला दोगे, उस साइज़ से भी बड़ा साइज़, इतना बड़ा साइज़ यहाँ पर आप कह सकते हो इस जहाज़ का है। इसकी हाइट है लगभग 61.6 मीटर की, लगभग 18 मंजिला जो स्टोरी है, 18 मंजिला जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बिल्डिंग है, उसके जितना इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद में विड्थ की बात करें तो 61.6 मीटर की यहाँ पर इसकी चौड़ाई है और वज़न की बात करें तो 48,800 टन्स के आसपास का इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है। तो ये यहाँ पर इसकी खास बात है। दूसरा, इसमें कई सारे कंपार्टमेंट्स बनाए गए। इवन बताया जाता है कि लगभग इसमें 1600 जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं वो एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं।
उसके बाद 2300 के आसपास इसमें कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। इसकी जो स्पीड है 28 नॉट्स के आसपास है और मतलब ये इसकी एक मैक्सिमम स्पीड है। उसके बाद इस जहाज़ के ऊपर में आप कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट को रख सकते हो, 30 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, MiG-29 के एयरक्राफ्ट। उसके बाद आपने जो चॉपर हैं, हेलीकॉप्टर्स, उनको यहाँ पे इसके ऊपर आराम से रखा जा सकता है। इसी वजह से इसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। उसके बाद में कई सारे जो वेपन्स है, हथियार इसमें लगाए गए हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि यहाँ से सरफेस से आप हवा में मिसाइल दाग सकते हो दुश्मन के ऊपर, है ना। तो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ इसके अंदर में मेंशन की गई हैं। इसके अंदर जो कॉस्ट लगी है, जो पूरा अमाउंट लगा है, वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लगा है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये है INS विक्रांत। अब उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा है आज के समय में, वो है INS विक्रमादित्य। INS विक्रांत को टोटली हम लोगों ने बनाया है, विक्रमादित्य में हम लोगों ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं विक्रमादित्य की, तो कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। इसकी लेंथ भी सिमिलर है, लगभग 284 मीटर्स के आसपास। वज़न लगभग 44,570 टन्स के आसपास का डिस्प्लेसमेंट वेट है और जो हाइट है उसकी 60 मीटर के आसपास यहाँ पर हाइट आपको देखने को मिलेगी। कैपेसिटी की बात करें तो लगभग इसके ऊपर भी आप 24 के आसपास जो MiG-29 जो एयरक्राफ्ट है वो रख सकते हो, 10 हेलीकॉप्टर रख सकते हो। मतलब ओवरऑल इसकी जो कैपेसिटी वो 34 एयरक्राफ्ट को रखने की है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट रख सकते हो और यहीं से उड़ान भी भर सकता है। एक लंबा सा रास्ता बनाया गया, यहीं से यहाँ पर वो उड़ान भी भर सकता है वो एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। देन उसके बाद में बस यही थी जो की कहानी थी INS विक्रमादित्य और विक्रांत के बारे में ना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना और सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन लिखना, ये आपको प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। अगले आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन अगले आर्टिकल पर आने से पहले मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है ना, और वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सभी लोगों ने अटेम्प्ट करना है, जैसे आप करते भी हो। फिर उसके बाद मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा भी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे क्या क्या लिखना है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, एनालाइज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द डिफेंस एक्सपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि हम लोगों के पास में जो हथियार हैं, हम लोगों ने जो डेवलप किए हैं, उसको हम आजकल के समय में एक्सपोर्ट करना बढ़ा चुके हैं, बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को देखने को मिल रही हैं, ये एनालाइज करना है। दूसरा, आपको डिस्कस करना है कि हम लोग क्या क्या और भी कदम उठा सकते हैं ताकि हम इस सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ा सकें, हमारे इस सेक्टर को और ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। भारत के रक्षा निर्यात परिस्थितिकी तंत्र में चुनौतियाँ और अवसरों का विश्लेषण करें और उन उपायों का चर्चा करें जो कि इस क्षेत्र में देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए उठाए जा सकते हैं। 250 शब्दों में आंसर लिखोगे। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना और वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। आपको वो फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, तब आपको वो ग्रुप मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जब आप आंसर को लिखकर सबमिट करोगे ना, एक छोटा सा काम करना, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती तो आप उसको बता भी सकोगे कि यहाँ पर एक छोटी सी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग अपने पहले इस वाले आर्टिकल की तरफ। जो मैंने अभी आपको वो जो एडिटोरियल दिया है ना, जो अभी आंसर राइटिंग दिया है ना, उसके बेसिस पर आज एक एडिटोरियल आया है बिजनेस लाइन में। बिजनेस लाइन आपको पता है द हिंदू का ही एक इनिशिएटिव है, द हिंदू का ही बिजनेस लाइन ग्रुप है। उन्होंने यहाँ पर एक एडिटोरियल पब्लिश किया है। इस एडिटोरियल को लिखा गया है राम सिंह और सुरेंद्र सिंह जी ने। इन्होंने मेंशन किया है कि हमें अपने डिफेंस एक्सपोर्ट सिस्टम को किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए। काफ़ी सारे सजेशन इन्होंने दिए हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट सिस्टम के हालात क्या हैं वो यहाँ पर समझाया है। तो एक एक करके सारे रेलिवेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, कॉन्टेक्स्ट क्या है। राइटर यहाँ पर बोलते हैं, देखो हमारी जो सरकार का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो हमने पिछले कुछ समय में देखा है। एक समय ऐसे हुआ करता था कि जब इंडिया एक नेट इंपोर्टर हुआ करता था,
यानी कि हम लोग अलग अलग देशों से जैसे रशिया, फ्रांस, इन सब देशों से हम लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा हथियार को परचेज़ किया करते थे। लेकिन अब हम लोग नेट इम्पोर्टर से नेट एक्सपोर्टर की तरफ धीरे धीरे बढ़ पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इसके अंदर डेफिनेटली एक डेवलपमेंट हुआ है कि हमने कई सारे हथियारों को जो पहले खरीदा करते थे उनको खुद अपने देश में बनाना स्टार्ट किया, और इवन हम लोगों ने अब अपने कुछ वेपन्स को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, इसी के बेसिस पर धीरे धीरे ग्रो करते करते 2021-22 में लगभग 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का पहुंच गया था। बाकी 2023 का हमारा जो टारगेट है वो है 2.2 बिलियन डॉलर्स का। हमारा टारगेट है कि हम लोग इस डिफेंस एक्सपोर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें। अब ये सारे काम हो पाएँ, मतलब डिफेंस एक्सपोर्ट में हम इस पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंच पाएँ, इसके पीछे का रीज़न है कुछ पॉलिसीज़, कुछ ऐसी नीतियां यहाँ पर हम लोग लेकर चले हैं जिससे हमारी जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। तो बिल्कुल एक सेलिब्रेशन का समय है, लेकिन अभी यहाँ पर इक्वली इतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये भी है कि आप क्या कर सको कि आपने जहाँ जहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं, मतलब आपके पास में वो सिचुएशन थी, आपके पास में अपॉर्चुनिटी थी कि आप और बहुत सारे हथियारों को एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन आपको एनालाइज करना होगा कि उसके पीछे क्या कारण थे आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, है ना। यानी कि हम ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली सही बात है, अच्छी बात है ग्रो कर रहे हो, लेकिन अभी भी जहाँ जहाँ पर कमियाँ हैं ना, उसको थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करना होगा, क्योंकि हम लोग कुछ नीतियां लेकर चल रहे हैं जो कि बेस्ट तरीके से काम कर रही हैं। हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए जो अभी मिस्टेक्स हो रही हैं या भारत से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ छूट रही हैं, उनको एनालाइज करने की आवश्यकता है। ये बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। फिर राइटर ने समझाया कि ओवरऑल हमारे यहाँ पर आज के समय में डिफेंस एक्सपोर्ट का पूरा सिनेरियो किस प्रकार से है, वो यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। तो स्टेटस में इन्होंने बोला पिछले कुछ समय में डेफिनेटली जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है। हमने अपने जो दोस्त वाली कंट्रीज़ हैं, है ना, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जो वेपन्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया है। हालांकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमसे मिस भी हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, उन चीज़ों को हम धीरे धीरे सुधार सकते हैं। इवन यहाँ पर बोलते हैं ये हैं कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है साल 2021-22 के अंदर में, वो एक अंदाज़ा लगाया गया था 13,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर वो एक्सपोर्ट हुआ है, अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। यानी 13,000 करोड़ का जो भी एक्सपोर्ट हुआ उसमें से 70% एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर से हुआ है, बाकी जो बचा कुछ है वो पब्लिक सेक्टर ने एक्सपोर्ट किया है। देन इंडिया ने किन किन देशों को एक्सपोर्ट किया, तो उसमें आप देखोगे कई सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, चिली, ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनको हम लोगों ने काफ़ी सारे आइटम्स बेचे हैं। फॉर एग्जांपल ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, दस्तक मारने वाले जहाज़, एवियोनिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सेल की हैं, एक्सपोर्ट की हैं, ऐसा कह सकते हो। हालांकि पिछले कुछ समय में हमें ज़रूरत है कि हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएं, और हम देख पा रहे हैं कि हम आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे पास में कैपेबिलिटीज़ हैं, और इसी को देखते हुए हमने एक आगे टारगेट सेट कर दिया है। टारगेट क्या है कि साल 2025 तक हम लोग अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा टारगेट टच करेंगे, लगभग 5 बिलियन यूएस डॉलर का। मतलब हमारा टारगेट यह है कि 2025 तक हमें 5 बिलियन यूएस डॉलर का अपना डिफेंस एक्सपोर्ट पहुंचाना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इंडिया से कई जगह पर कुछ मिस्टेक हुई हैं, जैसे इंडिया ना कुछ देशों का जो इंटरेस्ट है, मतलब कुछ देश ऐसे हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये देश ऐसे हैं जिनको भारत के कुछ वेपन्स में, कुछ हथियारों में दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था, लेकिन हम उनके इंटरेस्ट को बिजनेस में नहीं कन्वर्ट कर पाए। ये कहीं ना कहीं हमने अपॉर्चुनिटी मिस की है, वरना जो पिछले साल हमारा टारगेट था, जो पिछले साल हम लोगों ने जितना भी कुछ अचीव किया एक्सपोर्ट के मामले में, वो नंबर एक दूसरे लेवल पर होता। तो कुछ देश ऐसे थे जिनका, मतलब जो देश के नाम मैंने अभी लिए हैं ना, उनका एक दिलचस्पी थी, एक इंटरेस्ट था ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के अंदर में, लेकिन हम लोग उनकी दिलचस्पी को एक बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये एक छोटी सी मिस्टेक देखने को मिल जाती है, या फिर आप कह सकते हो इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लूज़ की है। फिर ओमान, म्यांमार, मॉरिशस, वियतनाम की साइड से यहाँ पर भी कुछ ऑर्डर थे, उस ऑर्डर को हम लोग यहाँ पर सटीक तरीके से पूरा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि एक नाकामयाबी जो है वो इंडिया को देखने को मिली है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर काम करके इसको पूरा कर पाएंगे। तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट का पूरा स्टेटस क्या है वो राइटर ने समझाया, वो आपने समझ लिया। अब राइटर बोलते हैं कि आखिरकार हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस, कुछ परेशानियां देखने को मिलती हैं। वो चुनौतियां क्या क्या हैं उसको देखना होगा। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, यानी जो इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलता है ना, बोला यह जाता है कि दुनिया में कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े लोअर क्वालिटी के हैं, क्वालिटी कम है, कॉस्ट ज़्यादा है,
बाकी सारे दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। जैसे अमेरिका, रशिया या इजराइल के प्रोडक्ट्स को आप देखोगे, इनके डिफेंस प्रोडक्ट्स को देखोगे तो बोला जाता है हाई क्वालिटी के और कम दाम में है। और इनसे यहाँ पर इंडिया के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हुए बोला जाता है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स थोड़े लोअर क्वालिटी के हैं और कॉस्ट इनकी ज़्यादा है। तो कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। मतलब अगर थोड़ा और आगे बढ़ना है इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो यूएस, रशिया और इजराइल जैसी जो क्वांटिटी है, इसी सिमिलर क्वांटिटी को हम लोग को आगे लेकर चलना होगा, इवन इससे बेहतर करना होगा। दूसरा जो यहाँ पर चैलेंज देखने को मिलता है वो है लिमिटेड एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो। मतलब इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो हो तो रहा है, हम लोग एक्सपोर्ट कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने आइटम्स और गिनी चुनी देशों को, तो अभी बहुत कम कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और हमारे पास में जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, जो वेराइटीज़ हैं एक्सपोर्ट करने की, वो थोड़ी कम है ना। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास में बहुत सारी वेराइटीज़ हों एक्सपोर्ट करने की, तो बहुत सारे देश हैं जिनको अलग अलग चीज़ें पसंद आएगी। जब हमारे पास में लिमिटेड वेराइटीज़ हैं तो कुछ ही देशों को पसंद आती है, कुछ देश यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हैं, कुछ देश नहीं दिखाते हैं, या कुछ देश ऐसा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उसको बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा लिमिटनेस आपको देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पे एक और चैलेंज बताया गया वो है लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी। इंडिया का जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। भारत की जितनी भी नीतियाँ हैं ना एक्सपोर्ट के मामले में, उसमें कोई भी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। हमेशा बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, तो इसके चक्कर में भी कहीं ना कहीं हम इस एक्सपोर्ट के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। फिर एक और यहाँ पर चैलेंज राइटर ने मेंशन किया है वो है डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। यानी कि अभी भी ऐसा नहीं, देखो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरा अभी इम्पोर्ट भी हो रहा है। भले ही हम लोगों ने कुछ इंपोर्ट कम किया हो, लेकिन अभी भी बड़े लेवल पर जो वेपन्स उनको इंपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया जो है अभी भी एक इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में, जो कि अलग अलग देशों से काफ़ी सारे डिफेंस आइटम्स को परचेज कर रहा है। फिर उसके बाद में राइटर मेंशन करते हैं कि चलो ये चैलेंजेस तो हमने देखे, कि अब हम क्या कर सकते हैं, कि कैसे इंडिया अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकता है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो राइटर ने मेंशन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करना, मेंस में आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हो। तो पहला यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं डेडिकेटेड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को चाहिए। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमारे पास में, एक मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम होना चाहिए। प्रॉपर हम अपने जितने भी आइटम्स हैं उनकी मार्केटिंग कर सकें, उनको बाहर शोकेस कर सकें, इस प्रकार का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम चाहिए होगा। दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इनको यहाँ पे पूरी तरह से ट्रेन करना होगा, ताकि इस इंटरनेशनल बिजनेस में वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। ज़्यादातर जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास में ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस को लेकर, तो उनको यहाँ पे ये ट्रेनिंग देनी होगी, इस बिज़नेस ऑपरेशंस के बारे में सारी चीज़ों को समझाना होगा, ऐसा बताया गया। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड सपोर्ट, यानी कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर को एक ट्रेड सपोर्ट की भी आवश्यकता है। यानी जितनी भी हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, जो भी हमारे पूरे डिफेंस सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती हैं, बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, वो लोग अप्रूवल देने में कभी कभी डिले कर देती हैं। भाई इस चीज़ को एक्सपोर्ट को अप्रूवल दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, तो उनको साथ देना होगा इस मामले में। जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं उनको अप्रूवल थोड़ा जल्दी जल्दी देना होगा। प्लस यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट्स को लेकर, उसको थोड़ा सा यहाँ पर और ईज़ करना होगा, ताकि हम इस एक्सपोर्ट को और इंक्रीज़ कर सकें, जल्दी जल्दी इंक्रीज़ कर सकें, इसको एक्सपोर्ट करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। जितना लेंदी वर्क होगा उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट होने में दिक्कतें होंगी। फिर उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया R&D इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हिस्से के लिए। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट है उसके ऊपर हमें थोड़ा मेजर फोकस करना होगा। इवन हम दूसरे देशों के साथ में रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, खासकर डिफेंस के मामले में और ज़्यादा चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो R&D इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, जो कि हम नहीं दे पा रहे हैं। और आपको पता होगा आपकी बार जो बजट है, उस बजट में भी जो लेटेस्ट बजट आया है वहाँ पर भी रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर इतना प्रॉपर फोकस नहीं किया गया है जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। बात क्लियर हुई। देन राइटर मेंशन करते हैं कि आखिरकार जितना भी कुछ अभी तक हम अचीव कर पाए ना, वो किसी ना किसी इनिशिएटिव की वजह से कर पाए। तो भारत सरकार ने डेफिनेटली काफ़ी बेहतर किया है पिछले कुछ समय में, जिसके माध्यम से डिफेंस एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए हैं। और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो उन्होंने कई सारे स्टेप्स के बारे में बताया है। पहला स्टेप यहाँ पर यह है कि देखो कई सारे जो हथियार हैं ना वो हम लोगों ने परचेज भी किए हैं, उसके लिए अप्रूवल बहुत जल्दी मिला है। दूसरा, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लेकर हमने क्या काम किया, 4 अलग अलग प्रकार की लिस्ट लेकर आए। इन लिस्ट के माध्यम से हमने क्या किया, बहुत सारी आइटम्स की लिस्ट बना दी है। मतलब आप कह सकते हो 3738 3738 जो आइटम्स हैं ना उनका, यानी ये हथियार हैं अलग अलग प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, इनकी एक लिस्ट तैयार कर दी हमने। और लिस्ट तैयार करने के बाद में इन सब आइटम्स को बैन कर दिया गया।
ठीक है। ये मैंने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन वाली जो लिस्ट है ना, इसमें 411 आइटम्स हैं और 3 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के अंदर में 3738 आइटम्स है। तो आप कह सकते हो ये जितने भी हज़ारों आइटम्स हैं वो सब पहले जो हम किसी कंट्री से परचेज़ किया करते थे, अलग अलग देशों से परचेज़ किया करते थे, उसके ऊपर हमने बैन लगा दिया। हमने सोचा कि हम अब अपने देश में इसको खुद बनाएंगे और खुद यहाँ पर यूज़ करके जो और भी बहुत सारा सरप्लस बनेगा वो उसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, और ऐसा ही किया गया जिसके बेसिस पर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी थोड़ी सी कम हुई है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इंप्रूवमेंट पिछले कुछ समय में देखने को मिला। फिर उसके बाद में जो हमारी FDI पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा खोल दिया हमने। इसमें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, जिसकी वजह से बाहर से जो FDI है यानी कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे देश में आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो डिफेंस एक्सेलेंस है उसका इनोवेशन किया है ना, मतलब कि डिफेंस एक्सीलेंस के अंदर में हम लोगों ने काफ़ी सारे नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इवन जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उनको भी इसी पर्टिकुलर सेक्टर में उतार दिया है हम लोगों ने, डिफेंस सेक्टर में उसको भी लेकर आ चुके हैं। तो इसके चक्कर में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी क्या चैलेंजेस हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या और करना है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना। दोस्तों आज का एक टॉप मोस्ट एडिटोरियल है, ठीक है। हालांकि इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी जो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता हूँ ना, एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, वो बहुत रेलिवेंट पॉइंट है। और मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का जो आर्टिकल है आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने कह सकते हैं, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। हम लोग बात करने वाले मेंटल हेल्थ के बारे में, और इसी आर्टिकल में आपको समझा दूंगा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 क्या है। देखो, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के बारे में इन्होंने समझाया। दूसरा, यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि करंट समय में जो हमारा मेंटल हेल्थ है ना लोगों के ऊपर में, उसके लिए जो एक्ट लेकर आया गया था ये सही से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि हम लोग क्या करना था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को बनाना था, और हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को बनाया जो कि लोगों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस पिछले कुछ समय में सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। प्लस इनके लिए जो बजट आता है, इनको जो फंड दिया जाता है, वो प्रॉपरली यहाँ पे फंडिंग नहीं दी जा पा रही है, और प्रॉपर जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं वो सब यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके बारे में समझाया। लेकिन ये एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है, मैं आपको चाहता हूँ आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझो, है ना। चीज़ों को जब पढ़ रहे हो तो जड़ से पढ़ो, और ऐसा पढ़ के चलो कि ये टॉपिक मुझे दोबारा ना पढ़ना पड़े, और मेरे पास में कंटेंट पहले से रेडी हो जाए, क्योंकि दोबारा पढ़ने का समय नहीं है। एक ही बार में मेरे पास कंटेंट इतना सारा हो जाए और इनफ हो जाए कि कोई मेंस में क्वेश्चन हो, प्रीलिम्स में हो, मैं आराम से उसको लिख सकूँ, मेरे पास में वो सामान पहले से रेडी है। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है सोचने तक का समय नहीं मिलने वाला है। सोचने तक का समय 250 शब्दों में लिखना है, 6-7 मिनट में आपको आंसर लिखना है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या सोचोगे। इसलिए पहले से ही पूरा का पूरा कंटेंट रेडी करके चलना पड़ता है, जो कि आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। मैक्सिमम कंटेंट तो दे देता हूँ, है ना, मतलब वीडियो का 90% तो आपको मिल ही जाता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को। एक एडिटोरियल आया था आज से कुछ टाइम पहले, ऐसे ही यहाँ पर सेम एडिटोरियल था, उसके भी कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए ताकि आप दोनों को मिक्सअप करके चीज़ों को अच्छे से समझ सको। देखो, बात यहाँ पर की जाती है, जब किसी मेंटल हेल्थ की हम लोग बात करते हैं ना, तो किसी भी पर्सन के लिए ना, या किसी भी इंसान के लिए उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ के अंदर, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दुनिया भर में ऐसी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो रही हैं। मेंटल इलनेस की वजह से दुनिया भर में जितनी बीमारियां हैं, 18% बीमारियां केवल और केवल इस दिमागी संबंधित इलनेस की वजह से, इस दिमागी संबंधित बीमारी की वजह से हो रही हैं। लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी वाले लोग ना आज के समय पर दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोविड-19 पैंडेमिक ने ना मेंटल हेल्थ के बारे में सब लोगों को बताया, थोड़ा सा पता चला लोगों को, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास में है नहीं मेंटल हेल्थ को लेकर, और हम लोगों ने प्रॉपर काम भी नहीं किया। थोड़े बहुत कदम उठाए हैं मेंटल हेल्थ को, लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बट जो कदम हमने उठाए थे थोड़े समय के लिए उठाए हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पे काम किया गया, फिर उसके बाद में वो सब ठंडा पड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। और इवन बोला जा रहा है कि राइटर मेंशन करते हैं कि देखो, हमें एक सीरियस अटेंशन की, वाकई में एक सीरियस अटेंशन की ज़रूरत है इस पूरे के पूरे मेंटल हेल्थ के ऊपर में। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में ओवरऑल मेंटल हेल्थ केयर को लेकर स्टेटस क्या है। जब हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो एक इंसान का जो इमोशनल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल है, सोशल हेल्थ है, वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वही अच्छी नहीं है तो वो लाइफ में क्या करेगा आगे, है ना। इसके अंदर भले ही हम लोग और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं। देखो, एक अच्छा इंसान, एक अच्छी मेंटल हेल्थ कब मानी जाती है कि एक इंसान अपने आप अकेला
जो स्ट्रेस है वो हैंडल कर सके, उसके ऊपर जो भी स्ट्रेस आ रहा है उसको हैंडल कर सके, अपने लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सके। हमेशा कभी कभी कठिन डिसीजन लेने पड़ते हैं लेकिन ले सके, है ना। रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके, अपना कॉग्निशन डेवलपमेंट कर सके। तो ये सारा मतलब कि मेंटल हेल्थ का मतलब ये है, अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो ये सारे काम कर पाएगा। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ ही एक पर्सन की अच्छी नहीं है तो ये सारे के सारे जो काम हैं वो सही से नहीं कर पाएगा। अगर मेंटल हेल्थ में डिस्टर्बेंस है तो डायरेक्टली उसके ब्रेन में अफेक्ट होगा, उसका जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाएगा, वो लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पाएगा, लाइफ में हमेशा डिप्रेस रहेगा, एनजाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, डिप्रेस रहेगा। तो ये हालत यहाँ पे हो जाते हैं। तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो एक डेटा आता है किसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का। इस डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया लगभग 80% से ज़्यादा जो लोग हैं उनके पास में प्रॉपर मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं ही नहीं। वो भी कहीं ना कहीं इन प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे जूझते हुए नजर आ रहे हैं, 80% से ज़्यादा लोग। हालांकि इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए, हमारी सरकार ने अलग अलग कदम स्टार्ट किए, अलग अलग कदम उठाए मेंटल हेल्थ को डेवलप करने के लिए। जैसे एक कदम था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को यहाँ पर एडॉप्ट किया गया हमारी सरकार के थ्रू 1982 में। और इस प्रोग्राम के तहत मकसद हमारा यही था कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर ठीक कर सकें, उनको यहाँ पे हम लोग कम कर सकें। ऐसे हम लोगों ने दूसरा इनिशिएटिव उठाया जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1996 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को प्रॉपर मेंटल हेल्थ सर्विस दी जा सके उनके प्राइमरी हेल्थ केयर में। फिर मेंटल हेल्थ एक्ट को लेकर आया गया, जो ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 वाला जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये 2017 में आया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मकसद ये था कि जितने भी पर्सन मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर हेल्थ केयर मिलना चाहिए और उनको एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कहाँ से मिलेगा? सरकारी इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। लेकिन आज के समय में वही जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हमने 2017 में ओपन किए थे वो स्टार्टिंग में तो काम कर रहे थे, बट आज हालत ये हो गई है कि वहाँ पर प्रॉपर फंडिंग नहीं है, प्रॉपर वहाँ पे पैसा नहीं पहुँच पा रहा है। और ऑब्वियसली बात है, कोई बॉडी कोई संस्थान आपने स्टार्ट कर दी है, वहाँ पर जब तक प्रॉपर फंडिंग नहीं होगी तब तक कोई काम स्टाफ क्या लेगा या फिर वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी वो क्या आएंगी, है ना। तो वो परेशानियां आज के समय में नज़र आ रही हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ऐसे कुछ कदम उठाए थे हम लोगों ने मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा लोगों की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए। इवन यहाँ पर किरण हेल्पलाइन को स्टार्ट किया गया साल 2020 में, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है, इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि 24 घंटे के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर दिया जहाँ पर हम लोगों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे सकें। फिर मनोदर्पण इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। इसका मकसद ये था कि कोविड के समय पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डिप्रेशन में जा रहे थे, टीचर्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने का काम किया गया मनोदर्पण इनिशिएटिव के माध्यम से। फिर एक और कदम उठाया गया मानस मोबाइल ऐप। मानस मोबाइल ऐप को बनाया गया ताकि लोगों की एक अच्छी वेलबींग को प्रमोट किया जा सके। जितने भी ग्रुप के लोग हैं, मतलब जितनी भी उम्र के लोग हैं, सबको एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। इसके लिए यहाँ पर सरकार ने मानस ऐप को लॉन्च किया साल 2021 में, जिसकी फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेलिटी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, आप सोचो कि इतना कुछ काम किया जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके पीछे कई सारे चैलेंजेस हैं जो कि यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं। सबसे पहले चैलेंज क्या है ना, वो है पॉवर्टी एडिंग वल्नरेबिलिटी। पहले से लोग यहाँ पर बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। दूसरा, जो गरीबी है ना, वो इंसान को और बुरी तरह से तोड़ देती है। मतलब आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा जो मेंटल इलनेस के पीछे का फैक्टर है वो है गरीबी। अब पॉवर्टी की वजह से लोगों के पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं आ पा रही है, प्रॉपर हाउस होल्ड इनकम नहीं है उनकी, है ना। तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो लोग वो बेसिक फैसिलिटीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चक्कर में मेंटल डिसऑर्डर से उनको सफ़र करना पड़ रहा है। दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे जो चैलेंज है वो है विमेन एट स्पॉटलाइट। काफ़ी ज़्यादा जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, महिला और पुरुष के बीच में बहुत सारे भेदभाव देखने को मिलते हैं, है ना। इवन यहाँ पर जो वेमेन है उसके पास में एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है, एजुकेशन के पर्पस उसको भेजा ही नहीं जाता है, उसको घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं। तो इसके चक्कर में आप देख पाओगे जो वेमेन में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, 2019 से लेकर 21 तक का डेटा आया था। इस ऑफिशियल डेटा ने यह बताया कि इंडिया में ओवरऑल 30% के आसपास महिलाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं जेंडर बेस्ड वायलेंस को फेस कर रही हैं, है ना, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी डिप्रेशन में जाना पड़ जाता है। इवन उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया एक और बहुत बड़ा चैलेंज है
जिसके चक्कर में आज के समय पर ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, वो है क्लाइमेट चेंज और मेंटल हेल्थ। मैं आपको समझाता हूँ। कोई डिज़ास्टर आया, फ्लड आया, बाढ़ आ गई, या कोई अर्थक्वेक आया, जैसे अभी टर्की में आपने देखा अर्थक्वेक आया है ना, या कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ रही है। अब बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ रही है, सपोज़ यहाँ पर अभी मैं लेक चैड का सारे करंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लेक चैड आपने सुना है ना, चैड वाली कंट्री के अंदर में, अफ्रीकन कंट्री में एक लेक है। वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जो झील है ना, वो सूखती हुई नज़र आ रही है। और उस झील के आसपास लाखों लोग रहा करते थे, उस झील के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे। अब क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से झील सूख गई। अब वो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, वहाँ से हट रहे हैं, दूसरी जगह पर जा रहे हैं कुछ और चीज़ ढूंढने के लिए लाइफ के अंदर में। तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक डिप्रेशन वाला पीरियड हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर डिज़ास्टर के समय पर भी देखने को मिलेगा। कोई डिज़ास्टर है, लोगों ने अपना घर खो दिया है, फ्लड में घर खो दिया, अर्थक्वेक में घर खो दिया है, तो वो चीज़ भी लोगों को कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ढकेल देती हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा घातक होता है, दिमाग में वो बातें बैठ जाती हैं। और ऐसा हर साल कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलता रहता है। तो इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि लोग काफ़ी सारे मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर राइटर मेंशन करते हैं कि देखो, एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है लैक ऑफ अवेयरनेस। ज़्यादातर जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं ना, उनके पास में ज़्यादा जागरूकता देखने को मिलती नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर ये मेंटल इलनेस कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको लेकर फिर वो काम भी नहीं कर पाते, है ना। उनको यहाँ पर उसके बारे में इतनी कोई जागरूकता नहीं है कि आखिरकार मेंटल इलनेस का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है ना। उसके बाद यहाँ पे वो उसको लेकर काम भी नहीं कर पाते हैं। दूसरा, आप देख पाओगे मेंटल हेल्थ रिसोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल जाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति मेंटली इलनेस से सफ़र कर रहा है, अगर वो यहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर में जाता है अपने आप को सही करने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो आज के समय में लोग मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने वाले ही बहुत कम हैं। हर 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 0.3 साइकाइट्रिस्ट हैं, 0.12 नर्सेस हैं, 0.07 साइकोलॉजिस्ट हैं, 0.07 सोशल वर्कर्स हैं। ये नंबर बहुत 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 कम है। ठीक है ना। तो लोग ही यहाँ पे बहुत कम है। इवन यहाँ पर मेंटल हेल्थ को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने वाली जो वर्कफोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं जिसके चक्कर में हम लोग अभी मेंटल हेल्थ इलनेस को लेकर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पाए हैं। फिर राइटर ने मेंशन किया व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, एट द लास्ट कंक्लूजन क्या होना चाहिए। मेंशन करते हैं इंक्लूसिव और रेसिलिएंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास में। हमें बेसिकली एक ज़रूरत है एक ऐसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ पे हर प्रकार का सपोर्ट मिल सके और अफोर्डेबल सपोर्ट मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीबी की वजह से मेंटल इलनेस का शिकार बन चुके हैं। तो इवन वो लोग तो सपोर्ट जो भी यहाँ पर उनको मिलना है, जो भी ट्रीटमेंट है वो अफोर्ड कर सकें। तो एक क्वालिटी वाला और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर वो उस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो ले सके। दूसरा, हमें अवेयरनेस फैलानी होगी, जागरूकता फैलानी होगी इस चीज़ के बारे में, कैंपेन्स स्टार्ट करने होंगे, है ना। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करना होगा ताकि समझाने के लिए कि आखिरकार ये मेंटल डिसऑर्डर क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है और आपको किस किस प्रकार से यहाँ पे बचना है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, योगा और मेडिटेशन को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। योगा सेंटर्स, मेडिटेशन सेंटर्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ताकि लोग जो है ना उनको मेडिटेशन और योगा प्रोवाइड करवा कर उस चीज़ को यहाँ पर लोग को सिखा कर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके, क्योंकि लाइफ में योगा और मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। ठीक है। हालांकि यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर ज्ञान देना मेरा बनता नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे यार एक्सरसाइज बहुत कम कर पाता हूँ सप्ताह में। पहले कर लेता था, अब थोड़ा बहुत लोड होने की वजह से कम कर पाता, तो ज़्यादा ज्ञान देना की यहाँ पे बात है भी नहीं। लेकिन फिर भी बिल्कुल यहाँ पे मेडिटेशन यार करो, मेडिटेशन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेडिटेशन से बहुत बेनिफिट्स होते हैं। मतलब आप अगर 10 मिनट्स 20 मिनट्स भी करते हो ना, वो धीरे धीरे करके आपके माइंड का जो शेप है ना वो भी इंक्रीज़ कर सकता है। हिप्पोकैम्पस इसको शायद बोलते हैं। बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर पब्लिश हुई है। तो आपकी जो मेमोरी पावर है, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है, स्टोर करने की पावर है, रिमेंबरिंग पावर है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। और इसका जो बेनिफिट आप कहोगे सर जल्दी दिखाई नहीं देता, नहीं, 22 या 23 डेज़ में यहाँ पर जो बेनिफिट्स वो दिखाई देने स्टार्ट होने लगते हैं, आप उसको फील कर सकते हो। तो मेडिटेशन के अपने आप में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं यार, है ना। आप देख पाओगे कितना बड़ा यहाँ पर किस समय चर्चा की जा रही है कि हाँ मेडिटेशन से यहाँ पे एक आपको जो मेंटल इलनेस का है पूरा प्रॉब्लम है वहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया है कि हमें और क्या करना चाहिए, सुसाइड प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी को लेकर चलना चाहिए। एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि हम सुसाइड्स को रोक सकें, है ना। फिर उसके बाद में स्कूल में मेंटर और मेंटी प्रोग्राम्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको मान लो कोई थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, किसी चीज़ से यहाँ पर डिप्रेस्ड है वो, तो अपने टीचर्स के साथ में, मेंटर्स के साथ में उस चीज़ को शेयर कर सके। उस चीज़ का भी यहाँ पर एक थोड़ा सा आप छूट दे सकते हो, ताकि वो जो बच्चा है ना वो बताकर, चीज़ों को बताकर थोड़ा हल्का महसूस करेगा। टीचर की साइड से कोई सपोर्ट मिल जाएगा उसको, तो वो जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी लड़ पाएगा वो।
ठीक है। तो ये ओवरऑल इशू था। आई होप गाइज आपको मज़ा आ चुका होगा। ये आर्टिकल समझकर बहुत रेलिवेंट था। ये पॉइंट्स अपने पास में ध्यान रखना, आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। मेंटल हेल्थ केयर 2017 क्या है मैंने आपको समझा दिया। सरकारी इंस्टीट्यूशंस ओपन करे गए थे सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, बट आज के समय पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। प्रॉपर हाइजीन नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है, कोई प्राइवेसी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सपोर्ट, कोई इक्विपमेंट, प्रॉपर फंडिंग की कमी, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल यहाँ पे यार ये हमारे काम का नहीं है, वैसे तो हम कई बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ पर विंडफॉल प्रॉफिट के बारे में चर्चा की गई है। अच्छा, मैंने आपको विंडफॉल टैक्स और विंडफॉल प्रॉफिट कई बार पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है। तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने समझाया कि ये विंडफॉल प्रॉफिट क्या होते हैं, फिर इन्होंने समझाया विंडफॉल टैक्स क्या होता है, फिर उन्होंने समझाया कि विंडफॉल गेन मतलब प्रॉफिट और टैक्स, और ये टैक्स क्यों लगाया जाता है वो यहाँ पर समझाया। हालांकि इन्होंने बहुत सारे डेटा का यूज़ किया है और क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का डेटा का यूज़ किया है, तो वो डेटा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ताकि आप ये ना सोचो कि यार आर्टिकल कवर नहीं करवाया। वैसे मैंने कई बार पढ़ा रखा है, आपको याद होगा, लेकिन चलो मैं मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आखिरकार ये विंडफॉल प्रॉफिट्स क्या होता है, विंडफॉल टैक्स क्या होता है। देखो ये आर्टिकल चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली हमारी सरकार ने क्या किया, जो कच्चे तेल के ऊपर विंडफॉल टैक्स है ना उसको इंक्रीज़ कर दिया है। अब अगर विंडफॉल टैक्स समझना है तो आपको पहले समझना होगा विंडफॉल प्रॉफिट। मान लो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है और उसका जो प्रॉफिट है ना वो मतलब एक है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है विंडफॉल प्रॉफिट। यानी हवा चली, उस हवा के साथ में ही मतलब चलती चलती हवा के साथ में अचानक से इसको एक बहुत बड़ा लाभ हो गया, बहुत प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब कहोगे ऐसा कैसे हो गया, मतलब ऐसा भी हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, साल 2022 भाई कोई भूलेगा नहीं, रशिया यूक्रेन का वॉर साल 2022 में स्टार्ट हुआ और उस वॉर के स्टार्ट होने के बाद में दुनिया भर में जो कच्चे तेल के दाम है, क्रूड ऑयल के दाम है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, है ना। और आप देखोगे कच्चा तेल जो है वो बहुत सारा रशिया और यूक्रेन से आता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे दाम। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो आपको इतना तो पता है कि हाँ हम लोग कच्चे तेल को खरीदते हैं बाहर से, परचेज करते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है, सबको पता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कुछ कंपनीज़ हमारे पास ये भी हैं जो कि क्रूड ऑयल को हमारे देश में निकालती हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करती हैं, बेचती भी हैं, बाहर ही बेचती हैं। ऐसी कंपनीज़ हैं जो क्रूड ऑयल को यहाँ पे बनाकर प्रोड्यूस करके बाहर बेचती हैं। तो जब साल 2022 में ये पूरा क्राइसिस चल रहा था, कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए थे, एकदम से अचानक से एकदम जंप हो गया था, तो उससे क्या हुआ, कंपनीज़ को लगातार प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी थी इंडिया के अंदर में, उसको यहाँ पे एक नॉर्मल सा प्रॉफिट हो रहा था, अब बीच में इंटरनेशनल मार्केट में एकदम से यहाँ पे दाम बढ़ गए, तो जितना तेल वो पहले बेच रही थी कंपनी इतना ही अभी भी बेच रही है, लेकिन अब उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा ही हो रहा है। उसका जितना खर्चा पहले हो रहा था तेल का उत्पादन करने में, बेचने में, सब उतना ही लग रहा है, लगाई वगाई सब उतना ही है, लेकिन उसकी ऊपरी कमाई ज़्यादा हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में उसने जब दाम बढ़ गए तो ज़्यादा रुपया में वो जो तेल है वो बेचा है, तो प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विंडफॉल प्रॉफिट। यानी एक ऐसा प्रॉफिट जिसका रिस्पॉन्सिबल ये नहीं है, मतलब ऐसा लाभ है ये जिसके लिए इसने कोई काम नहीं किया था, अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए थे, लेकिन इसको ये प्रॉफिट हो गया। ये क्या कहलाता है, विंडफॉल प्रॉफिट। अब इस विंडफॉल प्रॉफिट पर सरकार क्या कर लेती है, विंडफॉल टैक्स काट लेती है। यानी कि इसके ऊपर टैक्स लिया गया, भाई एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, चलो इसके ऊपर टैक्स दे दो, वो विंडफॉल टैक्स कहलाता है। ये बस खाली यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन ध्यान रखना, आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में इसकी पॉसिबिलिटी इतनी है नहीं। ठीक है, तो विंडफॉल टैक्सेस वगैरह आपने समझ लिया, रशिया यूक्रेन का वॉर का इंपैक्ट क्या वो मैंने एग्जांपल देकर ये समझा दिया। तो जब हम लोग बात करते हैं विंडफॉल प्रॉफिट की, तो विंडफॉल प्रॉफिट कौन सा होता है, व्हेन अ कंपनी बेनिफिट फ्रॉम समथिंग दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी ऐसे यहाँ पर कंपनी को फायदा हो जाए जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और वो जो सपोर्ट, वो जो फाइनेंशियल गेन हुआ उसको, वो कहलाता है विंडफॉल प्रॉफिट। और इसी के ऊपर जब सरकार टैक्स काट लेती है, इसके ऊपर सरकार जब कर वसूलना चालू करती है इस प्रॉफिट के ऊपर में, तो वो क्या कहलाता है, विंडफॉल टैक्स। सिंपल हो गया। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। आज का जो हमारा लास्ट एडिटोरियल है वो है यहाँ पर ये वाला। इस एडिटोरियल को लिखा गया है सौम्या स्वामीनाथन जी के थ्रू। ये एक फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में चीफ साइंटिस्ट हुआ करती थी। तो इन्होंने यहाँ पर बेसिकली फोकस किया है AMR के ऊपर। वैसे इस टॉपिक को भी हमने कई बार कवर कर रखा है, बट थोड़े बहुत रेलिवेंट पॉइंट से समझ लेंगे। ये AMR क्या है, ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो राइटर ना बिल्कुल बोलती हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
मतलब दुनिया में अगर टॉप 10 सबसे खतरनाक बीमारियां हैं ना, तो उसमें से एक बीमारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी है। ऐसा WHO खुद बोल चुका है। इसको टैकल करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया के पास में इनिशिएटिव तो है, लेकिन आने वाले समय पर ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो सकती है अगर हम इसके रिगार्डिंग प्रॉपरली स्टेप्स नहीं उठाते हैं तो। समझेंगे, पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, यानी आपको एक थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, स्टैटिक डेटा पता होना चाहिए, फिर ही आप यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहते हैं वो समझ पाओगे, है ना। क्योंकि जब बेस ही नहीं होगा तो आप समझोगे क्या, न्यूज़ क्या है वो जब नहीं समझ में मतलब वो नहीं पता होगी तो क्या समझ में आएगा, है ना। तो बिल्कुल पहले एक बेस समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर इशू क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं वो समझेंगे। सबसे पहली चीज़, ये आर्टिकल ना आपको GS पेपर नंबर 3 हेल्थ वाले टॉपिक के अंदर 2 और 3 के अंदर हेल्प करेगा, आप ऐसा कह सकते हो। अब राइटर ना एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करती हैं, ग्लोबल रिसर्च और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक रिपोर्ट आती है। यह रिपोर्ट के अंदर बताया गया साल 2019 में 1.27 मिलियन लोगों की जान गई है। 1.27 मिलियन की बात कर रहा हूँ मैं, 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान गई है 2019 में, केवल और केवल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो ये जो डेथ हो रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से, ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक डेथ हैं। इनको हम बचा सकते थे बट यहाँ पर ऐसा कर नहीं पाए। ज़्यादातर जो डेथ यहाँ पर हो रही है MR की वजह से, उसमें केस ऐसे निकल कर आए कि उस इंसान के अंदर में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ गया है ना। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, निमोनिया वगैरह की वजह से यहाँ पर जानी लगी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और ये सब केस के चक्कर में हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। आप कहोगे सर अभी तक आप 4 बार नाम ले चुके हो AMR का, तो ये क्या है आखिरकार एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये समझाओ। देखो, नाम से पता चल रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अच्छा, क्या पता चल रहा है? देखो, जब एक ऑर्गेनिज्म एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है या कोई पैरासाइट है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको बीमार कर सकते हैं। या आपके बॉडी के अंदर सपोज कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया पहुंच गया, और वो बैक्टीरिया कौन सा है? एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया। अच्छा, तो क्या होगा अगर किसी बॉडी में ये बैक्टीरिया पहुंच गया, एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आप क्या खाते हो? एंटीबायोटिक्स खाते हो, एंटी फंगल खाओगे, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, ये चीज़ें, ये दवाइयाँ खाते हो, है ना, ताकि बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ये जो दवाई खाने से वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, वो बैक्टीरिया और बढ़ जाएगा, उसको और ताकत मिल जाएगी, तो कहोगे ये भी सिचुएशन है। हाँ, इसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर किसी पर्सन को यहाँ पर इसी पर्सन के बॉडी में इस प्रकार से यहाँ पे बैक्टीरिया एंटर कर चुका है जो एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया है, तो अगर कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक्स खा भी लेता है ना, तो भी उसका असर इस बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यानी जो भी आप एंटीबायोटिक खा रहे हो उसके प्रति रेजिस्टेंस हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है, इसका असर कुछ भी नहीं पड़ता। कोई एंटीबायोटिक खा लो, कोई एंटी फंगल खा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो आपके स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, दवाई के माध्यम से ये प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं सकती, इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। मतलब दवाई खा के भी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही, ये हालत यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, फंजाई, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बना देते हैं। इनको हम कभी कभी सुपर बग के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है सुपर बग्स क्या होते हैं? ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला दुनिया में जो कम से कम जो सबसे बड़े 10 खतरे हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ा खतरा है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सर ये होता क्या है ऐसे, मतलब कि इसके फैलने के पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि जब एक इंसान मेडिसिन के मामले में मिसयूज़ करने लगता है, कभी कभी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ा देते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, WHO की वेबसाइट से यहाँ पर इस पिक्चर को लिया गया है। तो सपोज़ यहाँ पर मान लो एक जानवर है, एक गाय है। अब हुआ यहाँ पर ये गाय बीमार पड़ गई, इसको क्या कर दिया गया? एंटीबायोटिक्स दे दिया गया। एंटीबायोटिक दे दिया गया इस काऊ को। अब ये काऊ दूध वगैरह सब देती है, इसको एंटीबायोटिक दे दिया गया। कभी कभी फसलों में यहाँ पर एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक देने के बाद में जो ये एनिमल है ना, इसके अंदर क्या होगा कि एक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन जाएगा। एक ऐसा बैक्टीरिया बन जाएगा जिसके ऊपर दवाई का कोई असर नहीं होता। और फिर उसके बाद में कोई भी यहाँ पर इस प्रकार से मीट प्रोडक्ट्स में एनिमल्स में है और वो मीट जो है इंसान खा लेता है। अगर वो इंसान मीट खा लेता है तो वो बैक्टीरिया उस इंसान के अंदर पहुंच गया, और फिर वो इंसान दूसरे इंसान के अंदर में ये वाला बैक्टीरिया पहुंचा सकता है जो कि ड्रग रेजिस्टेंट है, उसके ऊपर दवाई का कोई असर नहीं होगा। फिर इंसान वो
कहाँ पहुँचेगा, हॉस्पिटल में पहुँचेगा। हॉस्पिटल में पहुँचेगा, जो डॉक्टर है वो दोबारा से उसको यहाँ पर वही देगा एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक देने की वजह से अगेन क्या होगा, उसके हालात और ज़्यादा ख़राब होने लगेंगे। तो ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, बातें क्लियर हुई। आई होप आपको यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो रीज़न क्या है, जब इसका मिसयूज़ होने लगता है दवाई का, तब ज़्यादातर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। इंडिया के अंदर क्या केस है, तो इंडिया के अंदर भी आप देख पाओगे बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लोगों की जो तनख्वाहें वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, इनकम्स बढ़ रही हैं, तो लोग यहाँ पर बहुत आराम से एंटीबायोटिक्स को अफोर्ड कर पाते हैं। ज़रा से बीमार पड़े, डॉक्टर को बिना दिखाए, बिना पूछताछ करे, बिना कुछ किसी से आप कह सकते हो कि सजेशन लिए, कुछ भी यहाँ पर किसी से कुछ पूछताछ करने के बाद में अपने आप इंसान डॉक्टर बनना स्टार्ट करता है, और जब डॉक्टर बनना स्टार्ट करता है तो उस प्रकार की प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया गया अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कुछ और हिस्से हैं जहाँ पर बहुत सारे केसेस आपको ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के देखने को मिल जाते हैं। इंडिया के अंदर में लगभग 56,000 से ज़्यादा यानी 56,000 से ज़्यादा जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, उनकी मृत्यु होती है हर साल इस सेप्सिस नाम की बीमारी की वजह से, और ये भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ही है, तो आप ऐसा कह सकते हो। हालांकि इस पर्टिकुलर सिनेरियो को टैकल करने के लिए, इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कई सारे मेजर्स हम लोगों ने, कई सारे इनिशिएटिव उठाए हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट को स्टार्ट किया गया 2012 के अंदर में। इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने यहाँ पर जो लैब्स हैं वो बनानी स्टार्ट कर दी हैं, और वहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी है। देन ऐसे ही हम लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR को स्टार्ट किया था। ये अगेन वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर फोकस करता है, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। ऐसे ही यहाँ पर AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क को स्टार्ट किया गया, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था, ताकि हम लोग यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस के बारे में जान सकें, है ना, काफ़ी सारे एविडेंस जनरेट कर सकें। तो ये अलग अलग इनिशिएटिव स्टार्ट करे गए हैं काफ़ी सारे रिसर्चेस करने के लिए। उस इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर समझाया है। बट सरकार को क्या करना पड़ेगा, राइटर बोलती हैं देखो सरकार को एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, एक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है एनिमल फूड इंडस्ट्री के अंदर में, कि भैया एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो कैसे करना है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान से पढ़ लो एक बार, है ना, एक जानकारी ले लो, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसको लेकर एक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि देखो अब की बार जो G20 की प्रेसिडेंसीशिप है वो भारत के हाथ में है। तो भारत के हाथ में है, और भारत क्या कर सकता है, एक ग्लोबल हेल्थ एजेंडा लेकर चल सकता है, यानी सभी देशों को इकट्ठा साथ में लेकर आ सकता है और वन हेल्थ अप्रोच लेकर चल सकता है, सभी देशों के साथ में मिलकर इंश्योर कर सकता है कि हमें एक टारगेट हमारा होना चाहिए, वो है AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्योंकि मैंने आपको बताया कितनी कितनी मौतें हुई हैं कितने कितने सालों में, वो रिपोर्ट यहाँ पे बताई गई है, वो रिपोर्ट मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है वो मैंने आपको समझाया। बाकी G20 समिट के अंदर में अब की बार जो कंट्रीज़ हैं उनको साथ में मिलना चाहिए। इंडिया अब की बार लीडरशिप को एक तरीके से होल्ड कर रहा है, तो इंडिया का एक मेजर रोल बनता है कि हम एक ग्लोबल एजेंडा स्टार्ट करें, सभी G20 कंट्रीज़ को साथ में लेकर आएँ, और यहाँ पर एक वन हेल्थ अप्रोच को लेकर आएँ, जो कि साथ में मिलकर क्या करेंगी, इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल करने का काम करेंगी। ठीक है, तो ये एक हमारे पास में छोटा सा एडिटोरियल था। आई होप गाइज आपको यहाँ पर पूरी तरह से सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिला है। तो ये था हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। बाकी शॉर्ट आर्टिकल्स में कुछ खास आर्टिकल थे नहीं, जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। शॉर्ट आर्टिकल में एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी क्या कर रहा है, हमारे एक तरीके से एक आप कह सकते हो ड्रोन है, ये जो ड्रोन आप देख रहे हो ना, इसका नाम है MQ-9B हाले RPAS ड्रोन। ये ड्रोन बेसिकली अमेरिका का है, तो इंडिया अभी यहाँ पर USA से ये ड्रोन परचेज़ कर रहा है, और परचेज़ करने के साथ साथ बोला गया कि जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो क्या करेगा, इस ड्रोन के मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान रखेगा, इसको यहाँ पर कुछ इंजन्स प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है ना, कुछ मतलब जो MQ-9B इंजन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाने का काम करेगा हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये जो अमेरिका का ड्रोन है इसको सपोर्ट मिलने वाला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजन सा, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे खास बात नहीं है, अभी हम परचेज़ करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। बस खाली आप लोग इतना ज़रूर ध्यान रखना कि जो यहाँ पर ये ड्रोन है MQ-9B ड्रोन, खासकर RPAS ड्रोन, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये किससे परचेज़ किया जाएगा, तो ये यहाँ पर USA से, अमेरिका से यहाँ पर परचेज़ किया जा रहा है। तो उन ड्रोन इंजन को बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट करेगा, ये आप कह सकते हो। फिर एक छोटा सा आर्टिकल है वर्ल्ड पेज पर, ये वाला, यहाँ पर पता है आपको G20 की जो मीटिंग है, G20 का जो अब की बार का मैंने आपको बताया प्रेसिडेंसीशिप है वो भारत के हाथ में है। तो इंडिया के G20 शेरपा हैं, उनका कहना क्या है, हमारे जो कंत साहब हैं इन्होंने एक बात बोल दी है, इन्होंने ये बोला कि देखो
जो चाइना है ना, उसको अपने लोन का ध्यान रखना होगा। चाइना क्या कर रहा है, अभी कई सारे देशों को बहुत सारा लोन्स प्रोवाइड करवा रहा है, पुअर कंट्रीज़ को बहुत सारा लोन प्रोवाइड करवा रहा है ना, जिससे यहाँ पर उनको डेट ट्रैप में फंसा दे रहा है। ये बात यहाँ पे हमारे जो अमिताभ कांत साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन की है। तो चाइना को ये चीज़ें क्लियर कट करनी होगी कि जो डेवलपिंग नेशंस है उनको ना फंसाए इस प्रकार से डेट में। और इस चीज़ को लेकर आप कह सकते हो यूएसए पहले भी यहाँ पर एक कदम उठा चुका है। यूएसए भी इसके बारे में जिक्र कर चुका है कि जो चाइना है वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुका है, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ किया, बहुत सारा पैसा लोन में देकर अभी पाकिस्तान को अपने कब्ज़े में कर रखा है ना। ऐसे यहाँ पर श्रीलंका के साथ में बहुत सारा लोन देकर उसको भी अपने हिसाब से चला रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है ना। इसी को हम लोग डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोलते हैं, जब बहुत सारा पैसा दे दिया जाए, लोन दे दिया जाए, इतना लोन दे दिया जाए कि अब वो देश वो लोन चुका नहीं सकता, लोन चुकाने के लिए भी उसको लोन लेना पड़ेगा। वही हालात श्रीलंका में हुए हैं, आपको पता है। श्रीलंका में यहाँ पर यह हालत हो गई कि श्रीलंका ने अपनी खुद की ज़मीन चाइना को बेचना स्टार्ट कर दी। इसी वजह से हम्बनतोता पोर्ट यहाँ पर चाइना को गिरवी रख दिया, 99 साल के लिए यहाँ पर रेंट पर दे दिया। ठीक है, तो ये कह सकते हो इस प्रकार के हालात यहाँ पर चाइना की साइड से देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कई सारी कंट्रीज़ की साइड से। तो गाइज़ ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो हैंड इन हैंड जो अभ्यास था वो इंडिया के साथ साथ कौन से देश के साथ में होता, तो वो है चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड नाम की जो एक्सरसाइज है वो की जाती है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।